नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है 34 साल के बाद में। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। कैबिनेट ने करीब 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, सबसे पहले 1968 में, फिर उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। 1992 में दूसरी जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर कुछ संशोधन किया था, लेकिन 34 साल के बाद अब हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली पैनल ने इस मसौदा को तैयार किया था और उन्होंने पिछले साल केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल को इसे सौंपा था। अब साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ, तो नई पॉलिसी के अंदर जो है 6% ऑफ जीडीपी का जो अमाउंट है वो शिक्षा के ऊपर यूज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, 1964 के अंदर कोठारी कमीशन थी, उसने भी यही रिकमेंड किया था कि हमें हमारे देश के अंदर हमारे जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा के ऊपर यूज करना चाहिए, पर आज तक वो 6% यूज नहीं किया गया है। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि टॉप 100 फॉरेन के जो कॉलेजेस है वो आकर इंडिया में अपने कैंपस लगा सकते हैं। जी हाँ, और थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम देखें, अब बात करें अगर हम स्कूलों की, तो 10वीं क्लास जो कि बोर्ड क्लासेस होती हैं उसके अंदर अब ग्रेडिंग सिस्टम होगा। और उस ग्रेडिंग सिस्टम में जैसे मान लीजिए एग्जाम होता है तो आप जो लिख के आएंगे उसकी तो आपको ग्रेडिंग मिलेंगे, लेकिन अब साथ में इसमें एक और सेक्शन ऐसा करा गया है कि आप अपने आप को भी नंबर ग्रेडिंग दे सकते हैं। जी हाँ, मतलब आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी आप अपने आप को ग्रेडिंग देंगे। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये है कि आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, वो भी आपको इसमें ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू नंबर देंगे। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसी तीनों को मिला के आपका टोटल ग्रेड बनेगा और ये आगे जाके आप फ्यूचर में भी अपने जॉब्स वगैरह इन सब में यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि 11th में जब आप जाते हैं 10th से प्रमोट होके, तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। लेकिन अब वाले जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या किया है कि 9th, 10th, 11th और 12th इसमें आप जाके अपना पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब मतलब पहले ऐसा था, आपने अगर कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करे, जैसे मान लीजिए कि आपने बॉटनी सिलेक्ट करा तो साथ में उसके साथ आपको जियोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब ऐसा कर दिया है कि मान लीजिए अब आपने बायोलॉजी सिलेक्ट करा है तो आप उसके साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और अब बात करें हम लैंग्वेज की, तो इसमें ऐसा सिस्टम किया गया है कि 5th क्लास तक अब आपको आपकी मदर टंग भी पढ़ाई जाएगी। मान लीजिए आप साउथ में हैं तो साउथ में उस बच्चे को 5वीं क्लास तक उस मदर टंग के तमिल के बारे में पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि आप गुजरात में हैं तो 5th क्लास तक उसको गुजराती पढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रियन पढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से आप लोग को जहां भी आप जाओगे, आप जिस भी स्कूल में, जिस स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पर आपको 5th क्लास तक एज अ मदर टंग भी पढ़ाई जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट भी जोड़ दिया है। मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी है, लेकिन अब आपको उसके साथ आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। अब पहले क्या होता था कि आपको पूरे 12th क्लास करने में 12 साल लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नए वाले एजुकेशन सिस्टम में अंदर आपको टोटल 15 साल लगेंगे। अब सिस्टम क्या हुआ है, 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 में क्या सिस्टम है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5वीं क्लास तक तो आपको आपकी जो मदर टंग है, वहां जहां आप रिसाइड कर रहे हैं वहां पर की आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो 5 साल तो आपके ऐसे ही चले गए। अब 5th के बाद बात आती है 6th क्लास की, तो 6 से 8th क्लास तक जो है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, अब मान लीजिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस चीज से रिलेटेड आपको उस टाइम पीरियड में यानी 6 to 8 तक आपको उसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी जिस सब्जेक्ट में आप आगे जाके अपना फ्यूचर, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो उसके लिए। अब उसके बाद 9th क्लास में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में अब आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात आती है ग्रेजुएशन की। दोस्तों पहले ऐसा होता था कि किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और पहले साल पढ़ाई करी या 2 साल पढ़ाई करी फिर छोड़ दी तो उसकी ग्रेजुएशन रह जाती थी। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसके अंदर इसे चेंज कर दिया गया है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने 1 साल पढ़ाया, 1 साल पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया, तो उसमें आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट का एक प्रोग्राम। जी हाँ, कि हाँ आपने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है पर्टिकुलर इस
इस सब्जेक्ट या इस स्ट्रीम में। उसके बाद मान लीजिए कि आपने 2 साल पढ़ाई करी फिर छोड़ दिया, उस कंडीशन में आपको दिया जाएगा डिप्लोमा। जी हाँ, अगर आपने पहले साल पढ़ाई करके छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपने अगर 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ी है तो आपको दिया जाएगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए पूरे 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको दी जाएगी ग्रेजुएशन की डिग्री। अब पहले क्या होता था, पहले थी यूजीसी और भी अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन अब उन सबको खत्म करके एक नेशनल अथॉरिटी बना दी गई है। उसके बाद अब एक रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सेम एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपने पहले सुना होगा कि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसके बाद ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो प्राइवेट में पढ़ता है तो उसके बाद ज्यादा नॉलेज होगी। ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर कुछ क्लॉजेस है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इस एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कहा गया है कि जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनको एक्सेस, इक्विटी और इक्वालिटी, इन तीनों चीजों का एक्सेस हो जाएगा और वो यूनिवर्सली सब चीजों से फेमिलियर हो जाएंगे। एक्चुअली में होंगे भी। देखिए, आप जब 5th क्लास तक वो रहेंगे तो उन्हें मदर टंग सिखाई जा रही है, फिर उसके बाद उनको सिखाया जा रहा है कि कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, उससे पहले वोकेशनली ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो भी अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम करना चाहते हो उसके बारे में उसी टाइम से सीख लेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो अच्छी हैं और इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कहीं हद तक उनके लिए भी अच्छा होगा जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा। अब ये तो सब था गवर्नमेंट की इस पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर। बट बेसिकली सच्चाई क्या है और वो कितनी एक ग्राउंड लेवल पे सक्सेस होगा, मैं अब उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि 6% तक की जीडीपी हम यूज करेंगे एजुकेशन के लिए। पर आज तक 34 साल में पहले भी 34 साल से पहले भी कोठारी कमीशन ने कहा था कि एटलीस्ट 6% की जीडीपी हमको हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम पे यूज करना चाहिए। पर 34 साल बीत चुके हैं और 6 साल के हमारे जो मोदी सरकार थी उन्होंने भी 6 साल इस ड्राफ्ट में बनाने में लगा दिए और वो भी उसी सेम परसेंट ऑफ जीडीपी के साथ हैं और वो इस देश में इसको लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो पहले 10% यूज किया जाता था एजुकेशन के ऊपर, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जी हाँ, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये पैसा लगाती है और इसे बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितना परसेंट ऑफ जीडीपी यूज किया जाता है अदर कंट्री में ऑन एजुकेशन। तो मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड के अंदर है और वो एटलीस्ट 7% का जीडीपी अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर यूज करते हैं। अब 7.5% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन यूज किया जाता है भूटान के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर, सूडान के अंदर, और 7% जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कोस्टा पे और फिनलैंड, और 6% यूज किया जाता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान। 5.5% जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है यूके, नीदरलैंड और पैलेस्टाइन पे। 5% जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मलेशिया के ऊपर, केनिया के ऊपर, मंगोलिया के ऊपर, यूएसए के ऊपर। लेकिन हमारे देश के अंदर कितना यूज किया जाता है? 3%। जी हाँ, आप लोग को जानकारी हैरानी होगी कि 34 साल पहले ही कोठारी कमीशन ने बोल दिया था कि 6% का जो जीडीपी है वो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम पे यूज करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो नेशन है वो आगे और बढ़े, डेवलप करें। लेकिन वो आज तक यूज नहीं हुआ और अभी भी इस पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि 6% यूज किया जाए। अब मोटे तौर पर देखें तो ये 54 पेज का ड्राफ्ट है, पॉलिसी है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है और एक ये फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है जो आज के सिस्टम को, एजुकेशन को, जितनी भी खामियां हैं उन सबको स्वीकार करता है। आज हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन सबको ये ड्राफ्ट स्वीकार करता है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्याएं जो मेरी नजरों में है वो 2 हैं। जी हाँ, पहला जो ये है कि जो पहले की परंपरा चलती आ रही है, एजुकेशन की जो परंपरा चलती आ रही है अभी भी हमारे देश में, उसके भी बोझ से ये मुक्त नहीं हो पाया नया ड्राफ्ट। पहले की जो परंपराएं थी, जो समझ थी एजुकेशन के लिए, वो उन्हीं से दबी हुई पॉलिसी है। अब दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात करी गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात करी गई है, अब उसको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पे पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित है, या तो पॉलिसी उस पर नहीं कह रही है और कह भी रही है तो खुद ही पॉलिसी मेकर को उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। इन नटशेल अगर बेसिकली मैं कहूं तो प्रिंसिपल आर गुड बट द पॉलिसी इज साइलेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन। भविष्य की व्यवस्था जो इस पॉलिसी में रखी गई है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको भविष्य तक लेके कैसे जाएंगे उसके बारे में भी इस पॉलिसी में कुछ कहा नहीं गया है। और अगर मेरी नजरों में अगर एक पॉइंट देखें तो इट्स अ हाईली रेगुलेटेड बट प्योरली फंडेड पॉलिसी है।
अब हाईली रेगुलेटेड कैसे है वो अब आपको समझना पड़ेगा। अब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा। तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट किया करेगी। चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों और केंद्र का, उसका अपना अलग ही निदेशालय होगा। पांचवा एनसीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी अलग होगा। फिर एक शिक्षा का बोर्ड होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। अब ये सारी ऐसा गचमच करेंगे कि सारी एजेंसियां ही टकराती रहेगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, बोर्ड का भी हम कह सकते हैं कि काम अलग है। पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी, शिक्षा आयोग, फिर सलाह देना, फिर उसका भी अपना एक डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। अब फिर क्या है कि सारी एजेंसी आपस में ही पता नहीं क्या घिसमिस लड़ती रहेगी। अब इनसे क्या एजुकेशन निकल के आएगी, ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है। अब इसीलिए मैंने कहा था कि हाईली रेगुलेटेड है पर प्योरली फंडेड है। अब दूसरी बात नोट करने की यह है कि शिक्षा नीति ने कहा है कि 6% ऑफ जीडीपी यूज किया जाएगा, लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। कोठारी कमीशन ऑलरेडी बोल चुका है कि 6% ऑफ जीडीपी हमको यूज करनी चाहिए हमारी देश की शिक्षा के ऊपर। लेकिन आज हो क्या रहा है, शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है। लेकिन यही कहा जा रहा है 6% लगाई जाएगी, लेकिन कैसे लगाई जाएगी इसका इस पॉलिसी में कोई विश्लेषण नहीं है, कोई तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी वही बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट फिर से गवर्नमेंट ने कहा कि 10% हो रहा है यूज, अभी हम इसको 20% पे लेके जाएंगे अगले 10 साल में। लेकिन अब कैसे लेके जाओगे ये भी नहीं बताया है। जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा, ये 10% से 20% भी नहीं होगी, ना हमारी जीडीपी 6% तक यूज होगी। इसके लिए ठोस कानून बनाने की जरूरत है, तभी जाके हम 6% ऑफ जीडीपी और हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है 10% से इंक्रीज करके 20% तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। तो जब तक इस पे कोई कानून नहीं बनेगा, कोई रूल नहीं बनेगा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ढंग से फॉलो करेगी। और यह होता आ रहा है क्योंकि जब 68 में भी ये लागू करा था और कोठारी कमीशन ने 64 में कहा था 6% यूज करने का, तो आज तक तो बोला जा ही रहा है कि 6% यूज होगा। लेकिन ये बिल भी कुछ नई बात नहीं बोल रहा है, ये भी अब यही बात बोल रहा है कि 6% यूज होगा। लेकिन जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है हमारे देश के अंदर। और यही कारण है कि हमारे 2.7 से बढ़कर हम मैक्सिमम 3% यूज कर पाए हमारे जीडीपी का। आज हम 4 तक नहीं पहुंचे, 5 तक नहीं पहुंचे, तो 6 तक तो क्या ही पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ा इस ड्राफ्ट में अगर मेरी नजरों में कोई पॉइंट है तो वो है फंडिंग का। इस पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा रखा है, कहीं भी लिख नहीं रखा है कि फंडिंग कैसे आएगी और कैसे उसको एलोकेट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि जब फंडिंग ही नहीं होगी तो आप 6% ऑफ जीडीपी पे कैसे लगाओगे, कैसे एलोकेशन करोगे, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। क्योंकि अभी भी कहा गया है कि पहले जो नर्सरी से 8 तक होती थी वो फ्री एजुकेशन कहा जाता था, और अब जो ये बिल कह रहा है वो बोल रहा है कि नर्सरी से लेकर 12th तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन कैसे कराई जाएगी ये आगे इस पॉलिसी में हम बताएंगे। अभी भी इन्होंने कुछ नहीं बताया इस पॉलिसी के अंदर। 34 साल बाद तो ये पॉलिसी आई है, 6 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बनाने में लग दिया, और अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम आगे सोचेंगे कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, एग्जामिन कैसे करेंगे, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो सोचने वाली बात है ये तो बिल्कुल। एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग, और ये जो पॉलिसी है ये कतई नहीं बता रही है कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हाईली रेगुलेटेड बट प्योरली फंडेड, क्योंकि कई सारे आयोग कमीशन बना दिए गए, लेकिन फंड का कैसे यूज करेंगे, फंड कहां से आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसमें भी ये कहा गया है कि हम आगे प्लानिंग एग्जामिन करने वाले हैं। क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और मेरी नजरों में सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा कर दो कि लोग बाग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना ही बंद कर दें, उसी से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो पॉलिसी है सरकारी स्कूल को इंप्रूव करने की जो है उस जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी कहीं भी ऐसा नहीं कह रही है कि सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा से सुधारा जाएगा कि लोग बाग अपना प्राइवेट स्कूल में जाना ही बंद कर देंगे। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं गया पॉलिसी के अंदर कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। और उसके उलट ये जो पॉलिसी है ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देगी।
और देगी, बिल्कुल देगी। एक बच्चे का अच्छा भविष्य बनाने के लिए उसे एक अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, और एक अच्छी शिक्षा जब भी दी जा सकती है जब वहां पर अच्छी शिक्षा के लिए फैसिलिटी उपलब्ध हो। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो आज के टाइम पे हाल है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये पॉसिबल करके दिखा दिया है। साथ ही साथ अगर सरकार आपके यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है तो आप चाहे तो भी उनकी मदद कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील बावनवास और जो ग्राम है सराय, उसके अंदर ये मेरा ही गांव है। यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह जी और हरि सिंह जी मीणा, यानी इन दोनों ने आपस में एक विचार विमर्श कर रहे थे एक दिन बैठकर, और उसके बाद उन्होंने आपस में ही सोचा क्यों ना अपने ही स्कूल को आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना इसी स्कूल की मदद की जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने एक सकारात्मक सोच के साथ इस विचार को आगे बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने इस बारे में बाकी जो वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनसे बातचीत करी। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें दूसरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो भी अपने विचार रखने लगे। और ये हुआ कि जब पूरा का पूरा उनका सहयोग मिला, फंड इकट्ठा होने के बाद में वहां के कर्मचारियों ने आपस में विचार विमर्श करके क्या क्या वहां के स्कूल की जरूरत थी उनको पूरा करा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो वहां कुछ 7-8 पंखे लगवाए गए, एक मोटर की कंप्लीट सेट लगाया गया पानी की व्यवस्था के लिए। फिर वहां के सरपंच के द्वारा भी स्कूल को पुतवाया गया। वहां पर जो भी एक अलग से काम बच रहे थे मरम्मत के वो करवाए गए। अलग से एक मेन गेट लगाया गया ताकि आवारा पशु वहां अंदर जाके स्कूल को गंदा ना करें। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे स्कूल में की गई है वहां के कर्मचारी संघ के द्वारा। तो आप चाहें तो आप भी इस तरीके का सकारात्मक काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बदलाव करना है तो बदलाव के लिए पहल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।